नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मुल्क में हालात हैं वो इस बात का सबूत है कि किस तरह मोदी हुकूमत इक़दामात कर रही है, किस तरह अपनी पॉलिसियों में, अपने प्रोग्रामों में नाकाम हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नाकामियों की अगर बात करते हैं तो फिर गोदी मीडिया से अगर आप सवाल करते हैं तो वो जो गोदी मीडिया है वो मोदी हुकूमत की नाकामियों को कामयाबियों की शक्ल में पेश करती है, जबकि उसका फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत की नाकामियों को, उसके नक़ाइस को बयान करे, उसकी कमज़ोरियों को बयान करे और आवाम के फ़ायदे की बात करे। लेकिन गोदी मीडिया ने देखा आपने किस तरह 2014 से माअंदाना और मज़मूम किरदार अदा किया है, और इसी किरदार के नतीजे में आज ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को, हिंदुस्तान की सेकुलरिज़म को, हिंदुस्तान के सोशलिज़म को और हिंदुस्तान में जो इंसानियत है और अखलाक़ी इक़दार हैं उसे किस तरह नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ तक कि सियासी इक़दार भी मलियामेट होने जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जो पहली खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जितिन राम मांझी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितिन राम मांझी बिहार के साबिक़ चीफ मिनिस्टर हैं, और आपको ये बता दें कि वो पहले जेडीयू में थे और फिर नीतीश कुमार ने जब इस्तीफ़ा दे दिया था कुछ वक्फे के लिए या अरसे के लिए, तब उन्हें बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। फिर वो चीफ मिनिस्टर के इस कदर शौकीन हो गए, ओहदे चीफ मिनिस्ट्री के हटने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया और बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ अब इत्तेहाद में शामिल हैं, यानी एनडीए इत्तेहाद में शामिल है। इनका एक मांझी का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह बिहार के असेंबली इंतखाबात में हेरा फेरी की गई है। 243 रुकनी बिहार असेंबली में आप देखेंगे कि नितिन राम मांझी के जो इत्तेहादी जमात है, यानी एनडीए, बीजेपी है, जेडीयू है और दूसरी जमातें हैं, उन्हें 243 में से 200 से ज़्यादा नशस्तों पर कामयाबी मिली है। अब वो जो खबर है, जो अहम खबर है, जो असल खबर ये है कि नितिन राम मांझी ने ये इंकशाफ किया है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि 2019 के असेंबली इंतखाबात में हमारे पार्टी का एक उम्मीदवार 2700 वोटों से, यानी 2700 वोटों से हार रहा था। ऐसे में मैंने डीएम को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और फिर वो उम्मीदवार जीत गया। और फिर उन्होंने कहा कि अब की बार भी वही उम्मीदवार 1600 वोटों से हार गया। अगर वो मुझे खबर करता तो मैं फिर उसे जिता देता। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये जो सियासी कायदीन है वो अपने उम्मीदवारों को कामयाबी दिला रहे हैं और आवाम है कि वोट डाल रही है, और जो नताइज आ रहे हैं वो बीजेपी और उसके इत्तेहादी जमातों की मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक आ रहे हैं। तो अब राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सच्चाई पर है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में या फिर बीजेपी के बारे में किया, उनके गठजोड़ के बारे में किया, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि नितिन राम मांझी ने बरसरे-आम ये बात कही है। अगर ऐसा होता है तो फिर इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। नितिन राम मांझी बिहार के एक अहम सियासी किरदार है, और अंदाज़ा कीजिए कि अगर इस तरह नताइज आते रहेंगे तो यानी बीजेपी के ताईद व हिमायत में जो कटवा पार्टी है, जो इंतखाबात में उतर रही है, उसे भी कामयाबी मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और इस गड़बड़ का चलन सारे मुल्क में है, ख़ास तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात में और ख़ास तौर पर असम्बली इंतखाबात में। अब अमित शाह कहते हैं, अमित शाह तो पार्लियामेंट में मिसालें भी दे रहे हैं कि 2018 में उन्हें कई रियासतों में नाकामी का मुँह देखना पड़ना। कर्नाटक की उन्होंने मिसाल दी, मध्य प्रदेश की भी उन्होंने मिसाल दी। ये और बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हुकूमत थी उसे गद्दारों के जरिए तोड़ दिया गया। तो वैसे भी कांग्रेस में गद्दारों की कोई कमी भी नहीं है और कांग्रेस को अपना घर सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि खुद तेलंगाना में हालात ये हो गए, कुछ ऐसे यानी चीफ मिनिस्टर के करीबी आदमी कहकर अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, और उस सिलसिले में आप टिमरिस की मिसाल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो हरकतें हैं कांग्रेस में बहुत होती है। कांग्रेस में गद्दार भी बहुत है और नाराज़ सरगर्मियाँ भी कांग्रेस में बहुत होती हैं, क्योंकि हकदार को हक नहीं मिलता। और ख़ास तौर पर कांग्रेस को अक़लियती कायदीन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि आला कायदीन भी कांग्रेस के अक़लियतों से नाइंसाफ़ी करते हैं। इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर राहुल गांधी दौरा करते हैं तेलंगाना का, तो आप देखेंगे कि मैंने खुद देखा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की थी, और मैंने देखा कि स्टेज पर कोई मुस्लिम कांग्रेस लीडर मौजूद नहीं था, उन्हें स्टेज पर जगह नहीं दी, हालांकि अतराफ़ व अखराफ में कांग्रेस लीडरों की कसीर तादाद मौजूद थी। आज से 3-4 साल पहले की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो
कांग्रेस को भी चाहिए कि मुसलमानों को अहमियत दे और मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को आप अहमियत नहीं देते तो फिर ये क्या बात हुई, ये एक सवाल पैदा होता है। बहरहाल हम ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो नितिन राम मांझी की बात करते हैं। नितिन राम मांझी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बिहार की एक अहम सियासी शख्सियत है। ये अलग बात है कि वो अपने मौका परस्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी बात कह दी है कि मैंने अपने उम्मीदवार को जो 2700 वोटों से यानी 2700 वोटों से शिकस्त खा रहा था उसे कामयाबी दिलाई और डीएम को फ़ोन किया। अब की मरतबा वो हार चुका है, वो भी 1600 वोटों से हारा है। अगर वो मुझे फ़ोन करता तो मैं उसे ज़रूर कामयाब करवाता। ये है नितिन राम मांझी। तो राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा है कि बीजेपी की कामयाबी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और आला अहदेदारों का, जैसा कि नितिन राम मांझी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जिक्र किया है, उनका अहम किरदार होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक किए हैं और उसमें बार बार इल्ज़ाम आयद किया कि पूरे सबूत और शवाहिद के साथ इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को इख्तियार दिलाता रहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर इस तरह के हालात रहेंगे, जमहूरियत को इस तरह पामाल किया जाता रहेगा, क्योंकि जमहूरियत में वोट जो होता है वो एक हथियार की हैसियत रखता है और आवाम का एक बहुत बड़ा हथियार है। कहीं वोट खरीदे जा रहे हैं हज़ारों रुपए में, तो कहीं इस तरह की हरकतें की जा रही है, हेरा फेरी की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के साथ साजबाज के ज़रिए, डीएम के साथ साजबाज के ज़रिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा रही है। अब देखना यह है कि नितिन राम मांझी अपने इस वीडियो वायरल होने के बाद अपने आकाओं के गुस्से व बरहमी का किस तरह जवाब देते हैं। यकीन मानिए कि अब बीजेपी क़यादत भी उन्हें डांट टिपट करेगी, उन्हें फटकार करेगी कि तुम इस तरह की अजीब व गरीब बातें क्यों करते हो और अपना मुंह बंद रखो, शट अप कहेगी। लेकिन नितिन राम मांझी क्या कहेंगे, ये एक अहम सवाल है। वैसे भी अगर बीजेपी से ये यानी पंगा लेते हैं या जेडीयू से पंगा लेते हैं और तो फिर उनके लिए महंगा पड़ सकता है, उनके खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ हो सकता है और फिर उनके खिलाफ मुक़दमात दर्ज किए जा सकते हैं। तो ऐसे में नितिन राम मांझी अगर बीजेपी क़यादत की जानिब से फटकारा भी जाए या डांट टपट भी की जाए तो बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि वो गलती पर हैं। तो बहरहाल ये होता है जमहूरियत की तबाही व बर्बादी का अंदाज़ा जिससे आप लगा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब लिए चल सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो आपको बता दूं कि जी राम जी ये बिल है, मनरेगा का नाम तब्दील कर दिया गया। महात्मा गांधी जो रोज़गार तमानियत स्कीम थी देही इलाकों में और जिसके तहत 100 दिन के लिए गरीबों को काम दिया जाता था, अब बीजेपी ने या मोदी हुकूमत ने उस बिल का नाम तब्दील कर दिया है और गांधी जी के नाम से मौसूम जो स्कीम थी उसका नाम बदल कर जी राम जी रख दिया है। अब जी राम जी यानी हर चीज़ में ये मज़हब को लाना चाहते हैं और ये आवाम को तासीर देना चाहते हैं कि हम मज़हब की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मज़हब की हिफाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें ना मज़हब से कोई ताल्लुक़ है, बल्कि इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अपने नापाक अज़ाइम से है, अपने मक़ासिद से है और मफादात से है। ये अपने मफादात की तकमील करते हैं, हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं और सबको तबाही की राह पर गामज़न कर देते हैं। अगर आप हिंदुओं की फ़िक्र होती तो आज मुल्क में 80% हिंदू हैं, वो महंगाई का शिकार क्यों होते? अगर ये नहीं हिंदुओं की फ़िक्र होती तो 80% हिंदुओं को बेरोज़गारी का सामना क्यों होता, बीमारियों का सामना क्यों होता? और अंदाज़ा कीजिए कि ख़वातीन की जो इस्मत महफूज नहीं है उसमें भी 80% हिंदू हैं। हद तो ये है कि मंदिर के बाहर अगर एक 3 साल की बेटी को लेकर कोई गदागर सोता है, गदागर जोड़ा, तो उस बच्ची का अगवा कर लिया जाता है, उसका रेप कर दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 3 साल की बच्ची वो भी मंदिर के बाहर भी महफूज नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी हुकूमत में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है। तो बहरहाल बीजेपी को एक बीमारी लग गई है कि किसी ना किसी तरह मुख्तलिफ शहरों के नाम तब्दील किए जाए, रेलवे स्टेशन के नाम तब्दील किए जाए, ग्राउंड्स यानी स्टेडियम्स के नाम तब्दील किए जाए और जो सड़कें हैं उनके नाम तब्दील किए जाए, इवन गार्डन्स है गार्डन्स के नाम भी तब्दील कर दिए जाएँ। यहाँ तक कि जो दस्तूरी इदारे हैं या इमारात हैं, यानी राजभवन को अपने उन्होंने लोक भवन का नाम दे दिया है, राष्ट्रपति भवन का नाम भी आप देखेंगे तब्दील तो नहीं किया है, लेकिन उसके जो गार्डन्स हैं मुग़ल गार्डन्स वगैरह उसके नाम को तब्दील करने की फ़िक्र कर रहे हैं और उसके नाम भी तब्दील कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जहाँ तक औरंगज़ेब या मुग़ल शहनशाहों या बादशाहों के नाम से जो सड़कें हैं उनके नाम भी तब्दील कर दिए गए हैं। फ़िरोज़ शाह
कोटला जो ग्राउंड है उसका नाम तब्दील कर दिया गया है, अरुण जेटली ग्राउंड रख दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी हर हाल में नाम तब्दील कर रही है। हो सकता है कि कल बीजेपी अपना नाम भी तब्दील कर ले। वैसे भी आप देखेंगे कि बीजेपी के नाम भी अपोजिशन ने भी बार बार तब्दील किए हैं, बहुत ही तंज ताने के तीर कसे हैं और बीजेपी कायदीन तलमला उठे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बात कर रहे हैं हम जी राम जी की, तो आप समझेंगे कि ये राम जी के नाम से तो नहीं रखा गया है, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी अय्यारी के साथ ये इस यानी मनरेगा का जो नाम तब्दील किया गया है। महात्मा गांधी से बीजेपी को चिढ़ क्यों है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बीजेपी ये जाहिर करती है कि महात्मा गांधी हमारे हीरो है, लेकिन बाद में वो महात्मा गांधी को अहमियत नहीं देती। तो बहरहाल मनरेगा का नाम इसलिए तब्दील किया गया क्योंकि बीजेपी उसका मजहबी और सियासी इस्तेसाल करना चाहती है। दरअसल जी राम जी लोग समझ नहीं पा रहे कि जी राम जी है क्या। तो बहरहाल हिंदुओं में ये खुशी है कि राम जी के नाम से ये स्कीम रखी गई है, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी को ना राम जी से की कोई फिक्र है, ना आपकी फिक्र है, यानी हिंदुओं की कोई फिक्र है, बल्कि ये जो फुल फॉर्म इसका है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणा, ये है जी राम जी। तो आप अंदाजा कीजिए कि बीजेपी राम जी का ऐसा लग रहा है जैसे राम जी के नाम से रखा है, ये ऐसा नहीं है। ये बीजेपी की मक्कारी है, हिंदुओं को धोखा देने के लिए उसने ये किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद अपोजिशन कायदीन ने ये बात कही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक जी राम जी बिल का सवाल है, ये बिल अब राज्यसभा में भी मंजूर हो गया है और आप अंदाज़ा कीजिए कि अपोजिशन कायदीन किस तरह बरहम है। उन्होंने 12 घंटों तक यानी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में बैठे रहो एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया है। तो बहरहाल इस तरह बीजेपी हिंदुओं को ये तासीर देना चाहती है कि हम आपके महाफिज हैं, ऐसा कोई नहीं है, और हिंदू धर्म को ख़तरा है ये भी बीजेपी कहती है, सनातन धर्म को ख़तरा है ये भी बीजेपी कहती है। आम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क में 80% हिंदू हैं, तो फिर हिंदुओं को ख़तरा कैसे हो सकता है, हिंदू मज़हब को ख़तरा कैसे होता है, सनातन धर्म को ख़तरा कैसे हो सकता है। हाँ, आप अंदाज़ा कीजिए, अगर हिंदू पलट जाएँ, बेरोज़गारी के खिलाफ उठ खड़े हो जाएँ और महंगाई के खिलाफ उठ खड़े हो जाएँ, भ्रष्टाचार यानी करप्शन के खिलाफ उठ खड़े हो जाएं, या फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस तरह अपने 2 सनअतकार दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और किसानों को दबा रहे हैं, उसके खिलाफ उठ खड़े हो जाएं, या फिर आप देखेंगे कि किसानों के खिलाफ मोदी हुकूमत ने 3 ज़रूरी बिल्स पेश किए थे जिसके खिलाफ किसानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। नतीजे में मोदी हुकूमत के मज़ालिम के नतीजे में 720 किसान अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। यहाँ तक कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले उस वक्त के मुमलिकती वज़ीर दाखिला के बेटे ने किस तरह 6 या 5 किसानों को कुचल दिया था अपनी गाड़ी के नीचे। आज भी वो अपने घर में आराम से सो रहा है, पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐश कर रहा है, लेकिन उन किसानों को जिनकी जानें गई थी आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो आप अंदाज़े कीजिए कि ये बीजेपी कायदीन अगर हिंदू अगर इसके खिलाफ बात करेंगे तो फिर बीजेपी का क्या हाल होगा। बीजेपी कायदीन छुपते फिरेंगे और उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। तो ये रही विकसित भारत के बारे में हमने आपको बात बताई है, और मोदी हुकूमत किस तरह मज़हब का इस्तेसाल कर रही है उससे भी जी राम जी स्कीम से अंदाज़ा होता है। अब तो अपोजिशन कायदीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में भी इस बिल की मुखालिफत की है और करते रहेंगे, यहाँ तक कि सड़कों पर भी हम आएंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। इस तरह की बातें अपोजिशन कायदीन ने की है। वैसे भी अगर प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी ने भी इस बिल की मुखालिफत की है। फिर टीएमसी के जो अरकान पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, तमाम ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की और कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गांधी जी और कांग्रेस की दुश्मनी में किया जा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो हैं साबिक़ चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के और मरकज़ी वज़ीर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कांग्रेस को तहलील कर देना चाहिए, क्योंकि जब आज़ादी की जंग ख़त्म हो चुकी थी, मुल्क आज़ाद हो चुका था, तो उस वक्त बाबा कौम महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को तहलील किया जाना चाहिए। लेकिन नेहरू ने इक़्तिदार के लालच में इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए कांग्रेस को तहलील नहीं किया। इस तरह की बात मध्य प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने की है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बार बार बीजेपी कायदीन निशाना बनाते हैं। हालांकि आज हिंदुस्तान में जो तरक्की हुई है, आज हिंदुस्तान जिस तरह तरक्की की राह पर खड़ा है और सारी दुनिया में हिंदुस्तान को जो अहमियत दी जा रही है, उसकी बुनियाद डालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं।
मिसाल के तौर पर देखिए आप किस तरह उन्होंने ज़रूरी इनकलाब हिंदुस्तान में बर्पा कर दिया था, यहाँ तक कि साइंस और टेक्नोलॉजी और सनती इनकलाब उन्होंने बर्पा कर दिया था और साइंस और टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान बहुत आगे आया। और फिर उनके जो नवासे, उनकी जो बेटी इंदिरा गांधी ने तो आपने देखा कि हिंदुस्तान को आलमी सतह पर एक पहचान दिलाई और ख़ुद पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर आप देखेंगे कि राहुल गांधी के वालिद जो हैं राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नवासे, उनके दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान ने गैर मामूली तरक्की की और आज हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आईटी सॉफ्टवेयर का सुपर पावर कहलाता है। और ख़ुद अमेरिका में अगर आप सिलिकॉन वैली जाएंगे तो वहाँ पर हिंदुस्तानियों की अक्सरियत दिखाई देगी, गूगल में हो या माइक्रोसॉफ्ट में हो या हर बड़ी कंपनी में आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी अहम ओहदों पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ओहदों पर, फिर सदरनशीन के ओहदों पर फायज है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी के दौर में तरक्की हुई है। और मोदी हुकूमत कहती है कि हमने बहुत तरक्की की है। बेशक मोदी हुकूमत में बहुत तरक्की हुई है। 2014 के बाद से हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा यानी फ़िरका परस्ती बढ़ी है, इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह और दूसरे जो कायदीन है बीजेपी बड़ी यानी अजीब गरीब अंदाज में इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। अब गिरिराज की सिंह जो है बिहार के, उनका एक बयान आया है डॉक्टर नुसरत परवीन के बारे में। नुसरत परवीन ने जिस अंदाज में मुलाजिमत कबूल करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आपने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरह उनका निकाब खींचा था तकर्रुरनामा देते हुए। उसके बाद उस लड़की ने ये कह दिया कि मैं अब वो नौकरी नहीं करूँगी, मुलाजिमत वो नहीं करूँगी। और क्योंकि वहाँ एक तरह से मेरी हुर्मत पर हाथ डाला गया, मेरी तौहीन की गई, मेरी ही तौहीन नहीं की गई बल्कि तमाम हिंदुस्तानी ख़वातीन की तौहीन की गई है, ये बात उन्होंने की है। लेकिन अब हम गिरिराज सिंह की बात करते हैं। अब देखिए कि इस उम्र में भी वो अजीब गरीब बातें कर रहा है। बेचारा मरकज़ी वज़ीर है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं है कि मरकज़ी वज़ीर क्या होता है और एक मरकज़ी वज़ीर को किस तरह महज़ब लब लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो बेचारा एक अजीब व गरीब लहजे पर उतर आया है और ऐसा लग रहा है जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये, बल्कि अवाम कहते हैं, बिहार के अवाम कहते हैं कि गिरिराज सिंह जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जाहिल बात कर रहा है, कोई अनपढ़ बात कर रहा है, कोई गंवार बात कर रहा है और एक ऐसा शख्स बात कर रहा है जो तहजीब व तमद्दुन और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब से वाकिफ़ नहीं है। वो कहता है कि अगर नुसरत परवीन अगर तकर्रुरनामा के यानी मुलाजिमत करने से इनकार करती है तो गो टू हेल यानी जहन्नुम में जाए कहता है, तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अब वो कहाँ जाएगा। इस तरह की बातें करते हुए ये एक सोचने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि नुसरत परवीन को तो इन दोनों का भी इलाज करना चाहिए, नीतीश कुमार का भी और गिरिराज सिंह का भी इलाज करना चाहिए, क्योंकि उनके जो बीमारी है इश्तियाल अंगेज़ी की उस पर काबू पाना ज़रूरी है। वरना नीतीश कुमार आज लोगों का निकाब खींच रहे हैं और अगर गिरिराज सिंह जो है वो क्या क्या खींच लेंगे, यानी उनका रोज़गार खींच लेंगे, उनकी मुलाजिमतें खींच लेंगे, ये उनके अज़ाइम है। वो हमेशा मुसलमानों के बारे में इश्तियाल अंगेज़ी करते रहते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जो बीजेपी की तायद नहीं करते। अरे मेरे भाई, ये जमहूरियत है, कोई बीजेपी का हामी होता है, कोई मुखालिफ होता है, लेकिन जमहूरियत में अगर आप कामयाब होते हैं तो अपने हामियों की, अपने मुखालिफिन की मदद करना आपका फ़र्ज़ होता है। यानी जो लोग वोट आपके हक़ में इस्तेमाल करें हैं उनके काम करना आपका फ़र्ज़ होता है। इसी तरह जिन्होंने आपके हक़ में वोट नहीं दिया, आपकी मुखालिफत में वोट दिया, उनकी भी खिदमत करना जमहूरियत में एक अहम काम तस्वुर किया जाता है। तो गिरिराज सिंह को मैं समझता हूँ कि गिरिराज सिंह को ही नहीं बल्कि बीजेपी के अक्सर कायदीन को, मरकज़ी वज़रा को जमहूरियत का सबक दोबारा लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो उन्होंने हलफ लिया था कि हम मुल्क की खिदमत करेंगे बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल, तासुब व जानिबदारी के बगैर, उसे पूरा करना होगा। अरे मेरे भाई, अगर कोई खातून बुरखा पहनती है, अगर ठीक है, अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, नकाब उठाते हैं, फिर पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो नकाब उठाया जाता है, यानी नकाब उठाया नहीं जाता, खुद रज़ाकाराना तौर पर ख़वातीन अपने नकाब हटाकर फ़ोटो लेती हैं क्योंकि उन्हें कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का नकाब सॉरी ज़बरदस्ती खींच दें, वहाँ ज़बरदस्ती नहीं खींचा जाता, ये सोचने वाली बात है। तो गिरिराज सिंह को मैं समझता हूँ कि दोबारा सियासी क्लासेस लेना चाहिए, सियासी क्लासेस में शिरकत करना चाहिए, उन्हें मोहब्बत का मतलब उन्हें सीखना चाहिए और नफ़रत से दूर रहना चाहिए। नफ़रत एक ऐसी बीमारी होती है क्योंकि वो इंसान के जिस्म को ही नहीं बल्कि जमहूरियत को खोखला कर देती है और नफ़रत के नतीजे में आप देखेंगे कि इंसान के दुश्मन पैदा हो जाते हैं और
उन पर तनकीद करने बल्कि थूकने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज गिरिराज सिंह पर थू हो रही है, नीतीश कुमार पर थू हो रही है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार एक अच्छे सियासतदान की तरह माज़रत खाई करते हैं या फिर हर धर्मी वो ज़िद का मुजाहरा करते हुए ख़ुद को संघ परिवार का कट्टर हामी साबित करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन की, यानी जी राम जी ग्रामीणा की। तो इस सिलसिले में अपोजिशन अब बहुत ज़्यादा बरहम है और वो चाहती है कि हुकूमत अपना फ़ैसला वापस ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत अपना फ़ैसला वापस नहीं लेगी और ना ही कानून वापस लेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की तरफ ले जाते हैं आपको। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ करते हैं, कहते हैं वो या दिखाते हैं वो अजीब गरीब होता है। मिसाल के तौर पर उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, कभी वो स्टेज पर नाचते नज़र आते हैं, तो कभी किसी को थप्पड़ रसीद करते दिखाई देते हैं, तो कभी चीखो पुकार करते हैं, तो कभी गालियां देते हुए भी आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो गालियां देते हैं, फौज कलामी करते हैं और अजीब व गरीब हरकतें स्टेज पर करने लगते हैं, तो कैसे सदर मुंतखब होते हैं, ये सारी दुनिया को हैरत है। और ख़ास तौर पर तो देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात आते हैं, सुबह एक बात करते हैं, दोपहर में एक बात करते हैं, रात में उनका लहजा लब लहजा बदल जाता है। तो आप अब एक उनकी खबर आई है कि अमेरिकी सदर ने 900 अरब डॉलर के दिफाई पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए हैं और ये जो बिल बन गया है कानून, उसके तहत अमेरिकी फ़ौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। वैसे भी बेचारे अमेरिकी फ़ौजी, आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में इस कदर बुरी तरह फंस गए थे कि तारीख़ में इस तरह कोई अमेरिकी फ़ौजी नहीं फंसा था। हो सकता है कि वियतनाम में भी कुछ इसी तरह के हालात हुए हों अमेरिकी फ़ौजियों के साथ, लेकिन अफ़गानिस्तान का हाल ये हो गया था। अफ़गान फ़ौजी जिस तरह बरतानवी फ़ौजी या अंग्रेज़ जो थे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान से डरा करते थे, हद तो ये है कि टीपू सुल्तान की लाश के करीब भी वो जाने से डर रहे थे अंग्रेज़। और हमारे जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, कम्युनल डॉग्स हैं, उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि टीपू सुल्तान ने किस तरह अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, किस तरह मैसूरियन रॉकेट तैयार की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। आज भी अगर आप ब्रिटिश म्यूज़ियम जाएंगे तो वहाँ पर ये टीपू सुल्तान की तलवार से लेकर रॉकेट्स वगैरह, रॉकेट लॉन्चर सब वहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ तक कि पेंटागन में एक ऐसी तस्वीर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने बात कही थी कि जब वो पेंटागन का दौरा किया उन्होंने, तो वहाँ देखा एक बड़ी सी तस्वीर वहाँ पर लगी है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है, और उस पर जब वो करीब देखे तो ये मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज अंग्रेज़ों से जो लड़ रही है वो उसकी तस्वीर है। तो बहरहाल ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे तो हमेशा टीपू सुल्तान के दुश्मन रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह जद्दोजहद आज़ादी में इनका कोई किरदार नहीं रहा है। तो हम बात कर रहे थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। तो ट्रंप की अजीब व गरीब हरकतें होती हैं, अजीब गरीब इक़दाम होते हैं, पॉलिसियाँ होते हैं, वो कातिल की मदद करते हैं, मकतूल की मज़म्मत करते हैं। तो ये अंदाज़ा अब उनकी ज़हनी उपज जो है या ज़हनी सतह है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अमेरिकी फ़ौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा, लेकिन अमेरिकी फ़ौजी जहां फंसे थे वो उस मुल्क का नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो तालिबान ने जिस तरह अमेरिका के नाक में दम कर रखा था, वो तारीख़ का एक, मैं समझता हूँ कि एक हिस्सा है और वह ऐसा हिस्सा है जिस पर अमेरिकियों को शर्मिंदगी होती है। तो आपको बता दें कि जहाँ तक अमेरिकी सदर का सवाल है, फिर हम आपको खबर सुनाते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत दिफाई पॉलिसी के लिए 900 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा रकम अमेरिकी फ़ौजियों की तनख्वाहों में इजाफे पर खर्च की जाएगी। आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका इस कदर अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन तालिबान ने जिस तरह अमेरिकी फ़ौजियों को उनकी नानी याद दिलाई थी, मैं समझता हूँ कि किसी और ताकत ने उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं रखा होगा। तालिबान ही नहीं, अगर तारीख़ में देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों को इस कदर परेशान कर रखा था कि अंग्रेज़ जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद होते हैं तो उनकी लाश के करीब भी नहीं जाते, यानी डेड बॉडी जो होती है उसके करीब भी जाने से डरते हैं। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अगर कहीं पर अंग्रेज़ इवन बाथरूम में भी अगर टीपू सुल्तान की
के बारे में जिक्र सुन लेते तो फिर हैबत के मारे वहाँ से भाग जाते। तो ये अंग्रेज़ों का हाल था। यानी टीपू सुल्तान एक मुजाहिद थे, मुजाहिद आज़ादी थे, कट्टर हिंदुस्तानी थे, और उन्होंने आज़ादी के लिए जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिस तरह हथियार उठाया, जिस तरह उनका मुकाबला किया, मैं समझता हूँ कि चंद लोग ही यानी चंद बादशाहों ने ही इस तरह का मुकाबला किया हुआ अंग्रेज़ों से। हम तालिबान की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, तो तालिबान ने जिस तरह अमरीकी सिपाहियों को नाकों चने चबाए थे, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज भी अमरीकी सिपाही कई ऐसे हैं जो नफसियाती बीमारियों का शिकार हैं और बहुत ही अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों में बेचैनी है, उनकी ज़िंदगी में कोई खुशहाली नहीं है, इत्मीनान नहीं है, बल्कि वो तालिबान के खौफ में हनूज़ मुब्तला है। तालिबान का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि अब तो उनकी हुकूमत है, लेकिन जब अमरीका सिपाहियों या फिर अमरीका के इत्तेहादियों तकरीबन 40 ममालिक के अफवाज के साथ उन्होंने मुकाबला किया, उनके ख़िलाफ़ मुकाबला किया, और फिर एक मरहला ऐसा भी आया कि अमरीकी सिपाही रात के औकात में कहा यह जाता है, और रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कहा गया कि वो पैम्पर्स बांधे निकला करते थे। यानी अपने यूनिफॉर्म, पहले पैम्पर्स पहनते, फिर यूनिफॉर्म यानी फौजी लिबास से बदन करते। तो अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह डर खौफ अमरीकी सिपाहियों को तालिबान का था। हालांकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, असली टेक्नोलॉजी नहीं थी, दिफाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, असली हथियार नहीं थे, लेकिन खुदरत उनके साथ थी और वो खुदरत के साथ थे। और आपने देखा कि अमेरिका की क्या बुरी हालत उन्होंने की, और अमेरिका को इंतहाई ज़लील व ख़ार होकर अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा, दस्तबरदार होना पड़ा। और अब हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बगराम जो एयरबेस है या फ़िज़ाई अड्डा है उसे दोबारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब इलाक़े की सियासत तब्दील हो गई है। पाकिस्तान जो अफ़गानों का और ख़ास तौर पर तालिबान का इत्तेहादी था, तालिबान की हौसला अफजाई करता था, तालिबान की सरपरस्ती करता था, अब तालिबान और पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और सिलसिले में कहा जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी अहदेदार है, वो कहते हैं कि अजीत दोवल जो हैं उनका किस में अहम किरदार है, और वो हो सकता है कि बलूचिस्तान में भी आग भड़काएंगे, इस तरह की बातें की जा रही है। तो बहरहाल तालिबान के बारे में हम बता सकते हैं कि तालिबान ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। हालांकि अमेरिका के पास हर किस्म का हथियार था, जौहरी असला से लेकर आप देखेंगे कि रात के दौरान इस्तेमाल करने वाले असला भी उनके पास थे। हद तो यह है कि पहाड़ों के अंदर भी देख लिया करते थे, लेकिन तोरा बोरा जैसे पहाड़ों को तालिबान ने अमरीकी फ़ौजियों का, अमरीकी सिपाहियों का कब्रिस्तान बना दिया था, और फिर अमेरिका बड़ी बेबसी के साथ वहाँ से निकलने या तखलिया करने पर मजबूर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं कि हम बगराम फ़ज़ाई अड्डा हासिल करके रहेंगे, तो इसका मतलब फिर अमरीकी फ़ौजियों की खैर नहीं है, अमरीकी फ़ौजियों की तबाही करीब आने वाली है, और फिर अमरीकी फ़ौजी मरने वाले हैं, फिर अमरीकी फ़ौजी पैम्पर्स बांध कर अफ़गानिस्तान के कोने कोने में फिरने वाले हैं, और फिर ज़लील ख़ार होकर निकलने वाले हैं। क्योंकि अफ़गान कौम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें किसी ने भी अब तक गुलाम बनाने की जुर्रत नहीं की और ना ही बना सका है। अफ़गान कौम अपनी जानों का नजराना पेश करती है। ये कौम ऐसी है जो ज़िंदगी का नहीं बल्कि मौत का पीछा करती है, मौत का ताक़ुब करती है, और ज़िंदगी उन्हें अपने बाहों में ले लेती है। तो जो लोग मौत से नहीं डरते, जो मौत का ताक़ुब करते हैं, मौत का पीछा करते हैं, तो ज़िंदगी उनका पीछा करती है, और दुश्मन के ख़िलाफ़ उन्हें ज़रूर कामयाबी मिलती है, चाहे वो दुश्मन अमेरिका ही क्यों ना हो। तो बहरहाल वहाँ का बिल के बारे में हम बात कर रहे थे, दिफाई बिल के बारे में, दिफाई पॉलिसी के बारे में। दिफाई पॉलिसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $900 अरब के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी फ़ौज को मज़ीद यानी उसकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, और किया भी जाना चाहिए। और ख़ुद हमारे हिंदुस्तान में भी फ़ौजियों की तनख्वाहों में इजाफे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर सरहदों की ये हिफाजत करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपने नापाक अज़ाइम के लिए और इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए, आवाम को मज़हब की बुनियाद पर लड़ाते हुए अपना उल्लू सीधा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। ऐसे में क्या सिपाहियों का फ़र्ज़ नहीं बनता हमारे कि जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, उनके जो पैकेजेस दिए जाते हैं, उनमें जो मराद दिए जाते हैं, उनमें बेहतरी लाई जाए। ये एक अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ कि जो हमारे सियासत टीवी के नाज़रीन हैं वो दे सकते हैं। तो बहरहाल
अमेरिका के बारे में हम आपको बताते हैं, एक तल्ख हकीकत है। अमेरिका बेशक अपने आप को सुपर पावर तस्वूर करता है। फिलवक्त अमेरिका का मुकाबला अगर दुनिया में किसी से है तो वो रूस नहीं बल्कि चीन है। चीन से अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है और इस सिलसिले में अमेरिका के लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका का जो हलीफ है, अमेरिका के जो दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, फिल वक्त वो चीन और रूस से क़ुर्बत इख्तियार कर रहे हैं, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी का इजहार नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल आने वाले दिन जो है हिंदुस्तान और अमेरिकी ताल्लुकात के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। जो तिजारती माहिदा होने वाला है वो भी एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी हुकूमत में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। वो अमेरिका नाराज़ होता है तो चीन और रूस के करीब क़ुर्बत इख्तियार कर लेते हैं, और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहते हैं कि वो एक अच्छे लीडर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो फिर वो अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ा देते हैं। तो नरेंद्र मोदी हुकूमत को मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना होगा और उनमें एक इस्तेकाम होना चाहिए। तबीयत में बेचैनी है बेचारों की तबीयत में, और आपने देखा कि हाल अरसे के दौरान हम आपको बताते हैं कि ओमान का उन्होंने दौरा किया, फिर उसके बाद उससे पहले इथियोपिया गए, उर्दून गए, तो वहाँ पर उनका शानदार खैर मकदम किया गया। और ये जो मुस्लिम ममालिक है उन्होंने उनका न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि उन्हें अपने आला तरीन सिविलियन एजाज़त से भी नवाजा। जहाँ तक ओमान का सवाल है, 70 साल से हिंदुस्तान और ओमान की दोस्ती है, और हद तो यह है कि ये ताल्लुकात बहुत कदीम भी हैं और वहाँ हिंदुस्तानियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि ओमान में जो बलोची बाशिंदे हैं जो फिल वक्त पाकिस्तान में आज़ाद बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो वहाँ पर अच्छे ओहदों पर फायज हैं, बलोच कायदीन। अब वहाँ से एक तरफ तो ओमान का जो सिविलियन आला तरीन सिविलियन एजाज़ है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया, और फिर आप देखेंगे कि वहाँ जो बलोच कायदीन हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दस्तार बलोच, जो बलूचिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा, यानी बलूचिस्तान के लोगों का नहीं बल्कि जो जिला वतन बलूचिस्तानी हुकूमत है उसका आला तरीन सिविलियन एजाज़ है, वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। और इस सिलसिले में बलोच कायदीन का कहना है जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने खिताब में बलूचिस्तान की ताईद और हिमायत का ऐलान किया था, और बलोच जो कौम उनके इस ऐलान से, इस ताईद और हिमायत से बहुत खुश हुई है। इसी नतीजे में उसे दस्तार बलोच सिविलियन जो एजाज़ है वो दिया जाएगा। ये दस्तार बलोच एक दस्तार होती है जो सर पर बांधी जाती है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ दस्तार तो सर पर ही बांधी जाती है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा अजीब व गरीब लगता है मुसलमानों की टोपी पहनने से। वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई बार लोगों, जब मुसलमानों ने टोपी दी तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म को ये पता ही नहीं है, ये उन्होंने इनकार नहीं किया बल्कि ये ऊपर के फ़ैसले होते हैं। टोपी बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम होता है, हर किसी के सर पर टोपी नहीं सज सकती, और टोपी जो पहनता है वो बड़ा खुशकिस्मत होता है। और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी किस्मत को ठुकराया था टोपी को ठुकरा कर। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद अब क्या वो बलोच दस्तार पहनेंगे, ये अहम बात है, और वो भी बलोच दस्तार मुसलमानों की एक अलामत है। क्या वो इस अलामत को अपने सर पर रखेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि बलूचिस्तान की अलहदगी में या अलहदगी पसंदों की मदद में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने भरपूर हिमायत की है बलूचिस्तान की आज़ादी की। तो फिर अब वज़ीर-ए-आज़म जो मुस्लिम ममालिक जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक से उन्हें आला तरीन सिविलियन एजाज़ हासिल हो रहे हैं, क्या वो उन्होंने कभी तन्हाई ये सोचा है कि उनकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ये एक अहम सवाल है। अरे कोई वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो गुजरात का नहीं होता, या महाराष्ट्र का नहीं होता, या हिंदुओं का नहीं होता, या सिखों का या मुसलमानों का वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो सारे हिंदुस्तानियों का वज़ीर-ए-आज़म होता है। और अगर वज़ीर-ए-आज़म को मुसलमान वोट नहीं डालते तो वज़ीर-ए-आज़म को या बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि अगर मुसलमान उन्हें वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी के जितनी रियासती हुकूमतें हैं वहाँ पर मुस्लिम दुश्मन इक़दाम किए जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को वो मुसलमान वोट डालेंगे? ये एक अहम सवाल है। अरे मेरे भाई, बच्चों को शहीद किया जा रहा है हुजूमी तशद्दुद के नाम पर, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दी जा रही है, तो क्या ऐसे में मुसलमान और अक़लियतें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वोट डालेंगे? अगर मणिपुर में 500 से ज़ायद यानी जो
गिरजाघर हैं उन्हें जला दिया जाता है, तो क्या वहाँ के जो ईसाई है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? ये सोचने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि अगर एक कोई पागल भी होगा थोड़ा सा, तो वो भी सोचेगा कि भाई मैं इससे दुश्मनी कर रहा हूँ तो वो मेरी मदद क्यों करेगा। ये एक अहम बात है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी को और RSS वालों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आप मुसलमान अगर टोपी पहनाते हैं तो टोपी पहनने से इनकार करते हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि टोपी की क्या अहमियत होती है और टोपी किसके सर पर सकती है। टोपी पहनने के लिए उस सर का काबिल होना बहुत ज़रूरी होता है और ये चैलेंज से हम कह सकते हैं कि वो लोग टोपी नहीं पहन सकते जो काबिल नहीं होते, यानी उस टोपी पहनने के काबिल नहीं होते। उन लोगों को टोपी पहन नहीं सकते, वो किसी ना किसी बहाने से वो टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। वो इनकार नहीं करते बल्कि कुदरत इनकार करवाती है उनको। तो बहरहाल अब दस्तार देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहनते हैं या फिर वो भी इनकार कर देते हैं, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी जो हमदर्दी है बलूचियों से वो हकीकी है या फिर फ़र्जी हमदर्दी है। वैसे भी इस्लामी ममालिक का दौरा करते हुए, अरब ममालिक का दौरा करते हुए वज़ीर आज़म बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हुजूमी तशद्दुद के बारे में उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। आज मसाजिद के नीचे मनादिर को तलाश किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है और तहत की जो अदालतें हैं और हाई कोर्ट्स यहाँ तक के उसके फैसले भी मुतनाज़ा फैसले आ रहे हैं और जो माहिरीन कानून है, अपोजिशन कायदीन है, सब के सब यही कह रहे हैं कि अदलिया भी अब हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। तो फिर क्या वज़ीर आज़म इस तरह के वजाहत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब जो मसाजिद के नीचे मनादिर तलाश की जा रही हैं या खोदी जा रही हैं मसाजिद को, उसका सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। हुजूमी तशद्दुद में मुसलमानों को जो शहीद किया जा रहा है उसका सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जो क़वानीन लाए जा रहे हैं उसका सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। नहीं कहेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म को अपने वोट बैंक और खुशामदी अपीसमेंट पॉलिसी बरकरार रखना ज़रूरी है और सिर्फ हिंदुओं को डराया जा रहा है मुसलमानों से कि ये तुम्हारी जायदाद हासिल कर लेंगे, तुम्हारे जेवरात हासिल कर लेंगे, तुम्हारे ज़मीन हासिल कर लेंगे, तुम्हारे जानवर हासिल कर लेंगे। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद राजस्थान में इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान ये बात कही थी और मुसलमानों को दरअंदाज भी कहा था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक वज़ीर आज़म इस तरह की बात करता है तो और बैरूनी ममालिक जाकर अजीब व गरीब बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ऐसा खुद को मुस्लिम दोस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, अरब दोस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिसी पूरी इसराइल की इख्तियार करते हैं, यहाँ तक कि इसराइल की भरपूर मदद करते हैं। हालिया अरसे के दौरान जब इसराइल फ़लस्तीन यानी जंग जारी थी और आज भी मैं समझता हूँ कि जारी है, क्योंकि इसराइल ने जंग बंदियों की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है और जंग बंदी के बाद से 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उसने शहीद कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल मुसलसल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब कर रहा है। ऐसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आपको बता दूं कि किस तरह हैदराबाद में दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के करीब अडानी और ये यानी एक इसराइली कंपनी के दरमियान का जो मुश्तरका वेंचर है वहाँ पर ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं और वो ड्रोन्स इसराइल को फराहम किए गए हालत जंग में। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह हमारी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के साथ दोस्ती का दम भरती है, लेकिन हकीकी दोस्ती इसराइल से निभाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबरें हैं, लेकिन एक और ख़बर आ रही है और वो खबर यह है कि बीजेपी ने GHMC इंतखाबात में ख़ास तौर पर जो उसके अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने ये अहद कर रखा है कि वो मुत्तहिदा तौर पर कोशिश करेंगे और GHMC हैदराबाद में बीजेपी का परचम लहरा कर रहेंगे। और इस सिलसिले में दिल्ली में G किशन रेड्डी मरकज़ी वज़ीर की क़यामगाह पर एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बंडी संजय से लेकर ईटाला राजेंद्र और PV रामचंद्र जो हैं रियासती सदर बीजेपी यूनिट के, वो भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने एक खुसूसी हिकमत अमली अपनाने यानी GHMC इंतखाबात में एक खुसूसी हिकमत अमली अपनाने का भी ऐलान किया है। और आपको यही बता दें कि वज़ीर हालिया अरसे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती बीजेपी यानी तेलंगाना बीजेपी के कारकर्दगी उसके मुजाहरे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। लेकिन ज्योतिराम मांझी की जैसा खबर हमने आपको सुनाई है कि वहाँ पर उनका एक उम्मीदवार हार रहा था और उसने फ़ोन किया, तब उन्होंने DM को फ़ोन करके वो इंतखाब जिता लिया। बीजेपी का 1 MP था और रियासत तेलंगाना में 8 MP फिल वक्त हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ये इंतखाब अमल में आया होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।